काली देवरानी बनी छिपकली। कोकिला देवी के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 बड़े बेटों की शादी वो नताशा और कल्पना से कर चुकी थी। दोनों बहू अमीर परिवार से थी। कोकिला अमीर घमंडी बहू के व्यवहार देखकर किसी गरीब घर की काली लड़की से अपने छोटे बेटे रणवीर की शादी करने का फैसला करती है और एक दिन वो गीता से रणवीर की शादी करा देती है, जिसके बाद उनका गृह प्रवेश होता है। आओ बच्चों, तुम दोनों थक गए होगे, आराम कर लो, रस्में तो बाद में भी होती रहेंगी। जी माँ जी। 1 मिनट माँ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये आप कैसी काली देवरानी लेकर आई हैं? इसकी जरा शक्ल सूरत देख लीजिए। एक बार को मैं कल्पना को अपनी देवरानी मान सकती हूँ, लेकिन इस काली को कैसे? माफ कीजिएगा माँ जी, जहाँ आपकी 3 बहू खड़ी होंगी ना, वहाँ सिर्फ आपको 2 ही नजर आएंगी। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं। मुझे तो ये काली देवरानी कुछ खास पसंद नहीं आई देवर जी के लिए। ऐसा क्यों बोल रही है? जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दिखने में काला हो तो उसका व्यवहार भी ऐसा होगा। व्यक्ति को उसके दिल से, व्यवहार से पहचाना जाता है। आप कुछ दिन बिताइए, फिर कहना। तुम दोनों ने मेरे बेटे का जवाब सुन लिया ना, और गीता मेरी पसंद है, समझी? तुम दोनों से तो घर का कोई काम नहीं होता। जब देखो नेल पेंट लगाकर, मेकअप करके एसी में बैठी रहती हो। ओहो माँ जी, आप हमारी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। आइए देवर देवरानी जी, अंदर आराम फरमाएं। ये सुनकर सब अपने अपने कमरों में पहुंच जाते हैं। वक्त गुजरता है। दोनों अमीर जेठानियों में घमंड था, जिसके कारण वो अपनी काली देवरानी को परेशान करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और भोली भाली गीता घर के सारे काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब गीता खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी नताशा कहती है, ये सब क्या है गीता? तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता था? इतना नमक कौन डालता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैंने तो कम नमक डाला था। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ। अच्छा, तुम अपनी बड़ी जेठानी से आजकल बहुत जुबान लड़ा रही हो। भूलो मत, तुम एक गरीब परिवार से आई हो, काली कलूटी कहीं की। मुझ जैसी गोरी और अमीर जेठानी से तुम्हारा कोई मुकाबला भी नहीं है, तो हाथ में रहा करो। ये बोलकर नताशा चली जाती है और गीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पता नहीं दोनों जेठानी कैसे मुझे सुनाने का मौका ढूंढ लेती हैं। क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई थी। अरे बेटा, वो तो स्वाभाविक है। कुछ देर बाद गीता सारे पौधों में पानी देती है, तभी कल्पना आकर गुलाब के फूल को जमीन पर टूटा हुआ देखती है। अरे, मेरा प्यारा गुलाब का फूल कैसे टूट गया? गीता, ये तुम्हारे किया धरा है ना, क्योंकि तुम पौधों में पानी डाल रही हो। मुझे पता है, जानबूझकर तुमने मेरा पसंदीदा फूल तोड़ दिया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर कल्पना गीता को धक्का देती है। जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने नहीं किया और ना ही मैंने देखा था। शायद ये पहले से ही था। आप बिना कुछ देखे ऐसे कैसे कह सकती हैं? कैसे कह सकती हूँ, वो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। अंदर जाकर मेरे लिए सैंडविच बनाओ, मुझे भूख लग रही है। आपने मुझे गिरा दिया, मेरे हाथ पर चोट लग गई है। मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। चुप रह कलूटन देवरानी, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। जितना कहूँ उतना काम कर देना। ठीक है देवरानी जी। दोनों जेठानियां सास के पीछे गीता को बहुत टार्चर करती थी। एक दिन दोनों अमीर जेठानियां सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रही थी कि ऊपर की दीवार से एक छिपकली उनके पॉपकॉर्न में आकर गिरती है, जिसे देखकर दोनों की हवा टाइट हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए उस पॉपकॉर्न को फेंक देती हैं। मम्मी, माँ जी, अरे कोई बचाओ। दीदी बचाओ मुझे। दोनों दूर जाकर सास कोकिला से चिपक जाती हैं। वहीं भागी भागी रणवीर और गीता भी आते हैं। माँ जी, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों मुझसे लिपट गई हो? आज से पहले तो तुम्हें कभी सास की याद नहीं आई। माँ जी, छिपकली। ओहो, छिपकली है? इतनी मामूली छिपकली से कौन डरता है भला? माँ जी डरते हैं। आप घर में पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं करवा लेती हैं? इसका मतलब मेरी दोनों अमीर घमंडी जेठानियां एक मामूली छिपकली से डर गई। अरे वाह, जितना मुझे परेशान करती हैं, ऐसे देखकर मजा आ रहा है मुझे। छोटी बहू, जा इन दोनों को पानी पिला दे। गीता कोकिला की बात सुन दोनों जेठानियों को पानी पिला देती है। अगले दिन फिर जेठानियां किसी काम को लेकर गीता को सुनाती है। फिर गीता मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रही थी। ये लीजिए आप, और चाहिए आपको? पता नहीं ये दोनों जेठानी खुद को क्या समझती है। मन तो करता है छिपकली बनकर इनको इतना डराऊं कि मुझे परेशान करना भूल जाए। अरे बेटी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। सच में चाहती हो तो मैं ऐसा जादू प्राप्त हो जाए और तुम अपनी जेठानी को सबक सिखाओ। हाँ बाबा, पर क्या ये सच में हो सकता है? और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? हाँ, सच में हो सकता है। बस तुम 2 बार चुटकी बजाना,
छिपकली बन जाओगी। फिर जैसे ही मन में बोलोगी कि मैं वापस अपने रूप में आ जाऊं, तो तुम उसी रूप में आ जाओगी। और मैं मदद नेकी के लोगों की करता हूँ, और तुम एक नेक दिल हो। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत। ये बोलकर वो बूढ़े बाबा उसे अपनी थोड़ी सी शक्ति दे देते हैं, जिसके बाद गीता घर पहुंच जाती है। वह अपनी रसोई में जा ही रही थी कि नताशा को टक्कर लग जाती है, जिससे नताशा का जूस उसकी साड़ी पर गिर जाता है। हाउ डेयर यू गरीब कलूटी, इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर नताशा उसके बाल पकड़कर खींचती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब भी चुटकी बजाती हूँ। 2 बार चुटकी बजाते ही गीता एक छिपकली बन जाती है, जिसे देखकर नताशा बहुत डर जाती है। फिर गीता उसके धीरे धीरे करीब आकर उसे और डराती है। इतने में चिल्लाकर नताशा बेहोश हो जाती है। मेरी घमंडी जेठानी कैसे बेचारी छिपकली की तरह पड़ी है बेहोश। मुझसे पंगा लेना, अब बताऊंगी तुम दोनों को। जल्दी से अपने रूप में आ जाती हूँ। मैं वापस अपने रूम में आ गई। छिपकली बहू अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जिसके बाद कल्पना उसे उठाकर पानी पिलाती है। क्या हुआ दीदी, आपकी इतनी चीखने की आवाज क्यों आई? अरे वो गीता छिपकली बन गई, अचानक से मुझे डरा रही थी। अरे दीदी, कम से कम थोड़ा अच्छा बहाना तो बनाइए ताकि मैं विश्वास करूं। कुछ भी। लगता है फालतू की मूवी देखकर इसका दिमाग सठिया गया है। अगले दिन गीता अपने कपड़े सुखा रही थी, तभी कल्पना आकर कहती है, अरे ओ काली कोयली, तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? जेठानी जी, मेरे पास टाइम नहीं था, और मैं आपके कपड़े क्यों धोऊं? आप खुद भी तो कर सकती है ना, अपने दहेज की वॉशिंग मशीन में। अमीर हो आप तो। मुझसे जुबान लड़ाती हो, अभी बताती हूँ। कल्पना थापी उठाकर बहुत मारती है। इतने में गीता 2 चुटकी बजाकर फिर से छिपकली बन जाती है। ये देखकर कल्पना डर जाती है और रेंग रेंग कर गीता कल्पना के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे झटक कर कल्पना बेहोश हो जाती है। कल्पना जेठानी जी, कैसा लगा मेरा छिपकली रूप? आप दोनों में से जो भी परेशान करेगा ना, उसके साथ तो मैं यही करूंगी। मैं अपने वास्तव रूप में आ चुकी हूँ। ये कहते ही काली बहू के रूप में आ जाती है और अपनी जेठानी पर पानी छिड़क कर उसे उठाती है कि कल्पना खुद अपने कमरे में भाग जाती है, जहाँ वह घर वालों के सामने गीता को छिपकली कहती है। भाभी, आप भी बड़ी भाभी की तरह पागल हो गई हैं। बंद कीजिए मेरी पत्नी को छिपकली बोलना। रहने दे बेटा, इन दोनों का दिमाग सठिया गया है। माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पर छिपकली बनकर टूट गई थी, मैंने देखा है। माँ जी, देख रही है ना आप जेठानी जी, मुझसे इतना चिढ़ती हैं कि कुछ भी बोल रही हैं। तू जा बहू, घर के काम कर, ये तो पागल है। ये सुनकर गीता को बहुत खुशी होती है, और जब जब दोनों जेठानियां गीता पर जुल्म करने का सोचती हैं, तो वो तुरंत छिपकली बनकर उनको डरा देती है। तो कभी उनके आसपास बिस्तर पर भी आ जाया करती थी, जिसके बाद से धीरे धीरे दोनों जेठानियां अपनी काली देवरानी को परेशान करना छोड़ देती हैं। उसके बाद फिर कभी गीता को छिपकली बनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जेठानियां सुधर जाती हैं। मधु सर पर लकड़ी की गठरियां लेकर घर लौट रही थी। वो सर से लेकर पांव तक पसीने से तर थी। तभी रिक्शे पर सवार निशा कहती है, ये तो मेरी सहेली मधु है। भैया जरा रिक्शा रोकना। मधु आजा। ये कहानी है 2 सहेलियों मधु और निशा की। निशा अमीर घर की बेटी है, वहीं मधु एक गरीब घर की। मगर दोनों सहेलियों की दोस्ती में आज तक उनकी अमीरी गरीबी आड़े नहीं आई थी। मधु जल्दी से लकड़ी की गठरी रिक्शे के आगे रखकर बैठ जाती है। क्या बात है, आज तो रिक्शे पर? तेरी फटफटिया कहाँ है? क्या बताऊं, आज फिर से मेरी स्कूटी ने बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। अब ऐसे चुभती जलती गर्मी में पैदल कौन चले, इसलिए रिक्शा ले लिया। अचानक मधु का घर आ जाता है। अच्छा, मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। निशा बड़े घर की बेटी थी। उसके घर में नौकर चाकर थे, इसलिए कि निशा हर्षवर्धन की इकलौती बेटी थी। वो नाजों से पली बढ़ी थी। वहीं मधु बिना माँ की एक गरीब पिता की बेटी थी। लल्लू, जल्दी से मेरे कमरे में जूस लेकर आना। लाया बीबी जी। कुछ दिनों के बाद शुभम उस गांव में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आता है और मधु के घर आता है, जहां मधु बर्तन मांज रही होती है। सुनिए, आप मुझे बता सकती हैं कलेक्टर साहब का दफ्तर कहाँ है? आवाज सुनकर मधु अपने बाल झटक कर पता बताती है। जी, आगे से दाएं जाकर सामने ही दफ्तर है। मधु की सादगी देखकर शुभम उसे दिल दे बैठता है। शुभम के जाते ही निशा गाड़ी लेकर मधु के घर आती है। मधु, अरे ओ मधु, जल्दी बाहर आ। ले आ गई नई गाड़ी। हाँ चल, बाजार घूम कर आते हैं। बाजार आकर निशा अपने और मधु के लिए कपड़े खरीदती है और फिर दोनों खाना खाती है। तभी निशा की नजर शुभम पर जाती है। ये डैशिंग बंदा कौन है? जो भी हो,
आई लाइक इट। अगले ही दिन शुभम मधु के घर रिश्ता लेकर आता है। मधु के पिता रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तभी शुभम के जाते ही निशा वहां आकर कहती है, मधु, मुझे तुझे कुछ बताना है, मुझे भी तुझे कुछ कहना है, मगर तू बोल। मुझे शुभम से प्यार हो गया है। ये सुनकर मधु एकदम खामोश हो जाती है और मन ही मन घुटते हुए अपने हिस्से की खुशियां निशा पर न्यौछावर कर देती है। बड़े ही धूमधाम से निशा और शुभम की शादी हो जाती है। वहीं गरीबी के कारण मधु की शादी कमला के बेटे गजेंद्र से हो जाती है। शादी के बाद मधु की आंखों के आगे गजेंद्र की अंधाधुंध शराब पीने की लत का पता चलता है। गुलाबो, अरे ओ मेरी गुलाबो, खाना लेकर आएगी कि नहीं? ये लीजिए खाना। मधु डरते हुए खाना परोसती है। तभी खाने में प्याज रोटी देखकर गजेंद्र गुस्से से थाली पटकते हुए कहता है, छू छू छू, अरे लानत से तू जैसी लोगाई पर पति को प्याज रोटी खिला दी है। अजी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप कमाते धमाते तो हो नहीं, घर में जो था मैंने बना दिया। ये सुनकर गजेंद्र गुस्से में मधु को बहुत मारता है। वहीं कमला मधु को मार खाता देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे शेर, और मार। इसके गरीब बाप ने दहेज में एक खोटा सिक्का तो दिया नहीं, तब इतने तेवर दिखाती है। नहीं, मुझे मत मारो। उस गरीब लाचार बहू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी गजेंद्र उसे बेल्ट से मारकर मधु के बदन को छल्ली छल्ली कर देता है। गुजरते वक्त के साथ मधु के लिए ये जातियां सहना और मार खाना रोज की बात बन चुकी थी। गुजरते वक्त के साथ मधु गर्भवती हो जाती है, मगर गजेंद्र ज्यादा पीने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। गजेंद्र की मौत का इल्जाम कमला मधु पर लगाती है और उसे मार पीट कर घर से निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं गर्भवती हूँ। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाइए। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? जा जाकर सड़कों पर भीख मांग या डूब कर मर जा। मधु आंखों में आंसू लिए रोते हुए अपने मायके आती है, जहाँ उसे अपने पिता के गुजर जाने की खबर मिलती है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि कर्ज के बदले सूदखोर लाला ने उसका घर अपने कब्जे में कर लिया है। हे भगवान, ये किस गलती की सजा मिल रही है मुझे? ससुराल से तो नाता टूट ही गया, मायके का घर आंगन भी नहीं रहा। मधु मन ही मन घुटते हुए चलते चलते एक फुटपाथ पर आकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। मधु दर दर की ठोकर खाते हुए भूख से बेहाल होकर सड़कों पर भीख मांगने लगती है। साहब, थोड़ा खाने को दे दो, 2 दिन की भूखी हूँ। मुझ गरीब गर्भवती पर थोड़ा तरस खाओ। ऐसे ही अब हर रोज वो भिखारिन बहू भीख मांगकर अपना पेट पालती थी और वहीं निशा अपने ससुराल में खुशियों भरी जिंदगी जी रही थी। निशा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको बाबा, ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। मम्मी जी, आप भी आ जाइए। उसके बाद निशा अपनी सास सुमति और अपने पति शुभम को खाना परोसती है। सचमुच निशा बहू, तेरे आ जाने के बाद रसोई से मेरा तो रिश्ता ही नहीं रहा। आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाया है मेरा शुभम। अच्छा, मैं चलता हूँ। शुभम, डैडी की बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझे उनसे मिलाने ले चलोगे? ठीक है निशा, इस हफ्ते तो मैं काम में बिजी हूँ, अगले हफ्ते चलते हैं। ये कहकर शुभम दफ्तर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिस कारण सड़कें बंद हो जाती है और ट्रैफिक लगा देखकर मधु भीख मांगने लगती है। साहब, मुझ भिखारिन पर थोड़ा तरस खाइए, कुछ पैसे दे दीजिए। गाड़ियों में बैठे अमीर लोग उस गरीब भिखारिन बहू को भीख देते हैं, मगर लगातार बारिश में भीगने की वजह से मधु ठंड से कपकपाते हुए एक चाय की टपरी में चली जाती है। तभी शुभम कहता है, पता नहीं ये ट्रैफिक कब खुलेगा, तब तक एक काम करता हूँ, एक चाय पी लेता हूँ। शुभम चाय पीने वहां चला आता है जहाँ चाय वाला उस गरीब भिखारिन बहू को वहां से भगा रहा था। भैया, मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो, मेरे पास सर छुपाने को कोई ठिकाना नहीं। मुझे ठंड लग रही है, बरसात थमते ही चली जाऊंगी। तू जाती है कि नहीं? क्या बात है भाई साहब, तुम इस बेचारी को भगा क्यों रहे हो? अरे काहे की बेचारी साहब जी, बाजारू औरत है, सारा दिन सड़कों पर भीख मांगती है। कई महीनों से देख रहा हूँ, पता नहीं अपने पेट में किसका पाप लेकर घूम रही है, भिखारिन कहीं की। अपने चरित्र पर लांछन लगता देखकर मधु आंखों में आंसू लिए चादर से मुंह छिपाकर वहां से भाग जाती है। तभी ये देखकर कि वो भिखारिन कोई और नहीं बल्कि मधु है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो घर आकर निशा को सारी बात बताता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मधु को ऐसी हालत में देखूं। सच तो ये है निशा कि एक वक्त मधु मेरे दिल में थी। तुमसे शादी भी मैंने मधु के कहने पर ही की थी। ये सुनकर निशा फूट फूट कर रोती है और मधु को हर जगह ढूंढती है।
तभी वो एक भिखारिन को अपनी गाड़ी के पास से बड़बड़ाता हुआ जाता देखती है। मुझे जल्दी से मंदिर पहुंचना होगा। आज मंगलवार है, मंदिर में बूंदी चढ़ाने बहुत से भक्त आएंगे। थोड़ी ही देर में मधु मंदिर की सीढ़ी पर बैठे भिखारियों के बीच बैठकर अपना फटा चिटा दामन फैलाकर भीख मांगने लगती है। कोई उसे फल देकर तो कोई पैसे तो कोई बूंदी देकर जाता है। मधु को भीख मांगता देखकर निशा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो वहां गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर कहती है, मधु, मेरी सहेली। मधु के हाथों से सब कुछ छूट जाता है और वो निशा के गले लगकर रोते हुए सब कुछ बताती है। निशा, मैं जानती थी तुम मुझे ढूंढ ही लेगी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। इतनी सी उम्र में तेरी इस गरीब सहेली ने सब कुछ सह लिया, दर दर की ठोकर खाई और हालातों ने मुझसे मेरा वजूद छीनकर मुझे भिखारिन बना दिया। तो तू मेरे पास क्यों नहीं आई? अपने हिस्से की खुशी तूने मेरी झोली में डालकर अपनी दोस्ती निभाई, और उस वक्त जब मेरी गरीब सहेली को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं कुछ न कर सकी। मेरे कारण तो भिखारिन की जिंदगी जी रही थी, मगर अब फर्ज निभाने की बारी तेरी सहेली की है। इसके बाद निशा अपनी गरीब भिखारिन सहेली को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद मधु एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अपने गुजरे अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाती है।